नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस संबंध के बारे में कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से सोचेंगे। कुछ इसको सिक्योरिटी पर्पज से सोचेंगे, कुछ सोचेंगे कि हो सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो टूटने वाली हो। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे INDIA अभी एक संगठन बना, उसमें उनको वो उनकी जो स्थिति बनती है वो ना मिले, जो स्ट्रेचर है उसका स्ट्रेचर के मुताबिक। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि किसी गांधी परिवार या किसी बड़े लीडर जो नेता है उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो पहले आपको मैं ये वाजा कर दूं कि जो ये बातें हैं वो इनसे नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो इससे भी बड़ी थ्रेट हो सकती है। वो थ्रेट क्या हो सकती है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में हर आदमी का एक सपना होता है कि वो उसका घर अपना हो। अपना घर अगर कोई ना बना सके, अगर कोई मुझे फ्री का घर मिल जाए और उसमें सारी सुविधाएं सुख सुविधा फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में मिले और वो भी जिंदगी भर के लिए, तो इससे ज्यादा मजे वाली बात और क्या हो सकती है। आप सोचेंगे इसका कांग्रेस पार्टी से क्या संबंध है। इसका अकेली कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है, इसका पूरे राजनेता और डिप्लोमेट्स जितने हैं उनके साथ संबंध है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक प्रोसेस और डिप्लोमेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है, इसलिए ये बात उसके साथ भी जुड़ी हुई है। ये फ्री में बंगला कहां मिलता है? फ्री में बंगला मिल रहा है दिल्ली लुटियंस में। ऑलमोस्ट फ्री के भाव मान के चलो, बहुत कम किराए पे, और दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं उसमें मिल जाती। मैं अभी आपको लुटियंस बंगले के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये एक बार किसी को जिसको मिल जाता है ना, उसका इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता, चाहे उसको अनऑथराइज तरीके से ही उसमें क्यों ना रहना पड़ जाए। जैसे कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे डिप्लोमेट्स, बहुत सारे पार्टीज ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। अभी आपको इसकी उदाहरण देता हूं। एक मंत्री हुआ करते थे राजा दिनेश सिंह। वो किसी समय इंदिरा गांधी के खासम खास मंत्रियों में से एक थे। तो हुआ क्या, जैसे ही 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हार गए, तो दिनेश सिंह ने सिर्फ बंगले के लिए पार्टी चेंज कर दी। बहुत सारे लोग इन बंगलों में, जैसे वो रिटायरमेंट हो जाती है, या रिटायरमेंट के बिना भी लोग जो है वो अनऑथोराइज तरीके से रहते थे कह सकता हूं। क्योंकि इस पार्टी ने, इस सरकार ने, पार्टी नहीं मैं कहूंगा क्योंकि ये तो एनडीए की सरकार है, इस सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया कि जितने भी लोग अनऑथोराइज तरीके से इसमें रह रहे थे, लगभग उन सभी को बाहर निकाल दिया। होंगे कोई एक दो जो इनके भी, मैं ये नहीं कहता कि ये दूध के धुले हुए हैं, जो इनके भी खासम खास होंगे, हो सकता है एक दो कोई पार्टी बंदे हों, लेकिन कोई भी डिप्लोमेट, कोई भी राजनेता आज की डेट में अनऑथोराइज तरीके से लुटियंस बंगला में नहीं रह सकता। इसी तरह से मैं अनऑथोराइजेशन की एक और उदाहरण देता हूं। जैसे कि चौधरी चरण सिंह, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको भी यहां एक बंगला मिला हुआ था। जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने पूरी कोशिश लगा दी, पूरी जोर लगा दिया कि यह बंगला उनके स्मारक में कन्वर्ट हो जाए ताकि उन्हीं के पास रहे। इसी तरीके से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी यह बंगला ना छोड़ने का फैसला किया था और सरकार से गुहार लगाई थी कि इस बंगले को जो है स्मारक में बदल दिया जाए।
अभी हम धीरे धीरे मुद्दे की तरफ आ रहे हैं। अब हमारा कंसंट्रेशन जो है वो गांधी परिवार के ऊपर है। जवाहरलाल नेहरू 1946 में जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे तो वो किसी ईआर कॉम्प्लेक्स में रहते थे। उसके बाद एक्चुअली 1947 में प्रधानमंत्री नहीं वो बने, 1946 में बन गए थे। 1947 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इसी तरह से तीन मूर्ति भवन में आ गए और उसके बाद वो रेगुलर इन्हीं लुटीन बंगलों में से रहते रहे। और गांधी परिवार का ये इतिहास रहा है कि 100 लगभग एक दशक 100 साल के लगभग होने को जा रहा है कि इस परिवार से कभी ये बंगला छूटा नहीं। हाँ, बीच में कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, उसकी भी अभी जस्ट बात करूंगा मैं आपके साथ। जैसे कि आपको पता है 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। चुनाव हारने के बाद उनको सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। अब समस्या ये थी कि जाएं कहां। फिरोज गांधी ने एक उस समय कोई प्लॉट लिया हुआ था 1959 में महरौली में। उसका कोई फार्म हाउस बना रहे थे, उनका प्लान हुआ वहां शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था तब तक। तो फिर उनके एक पारिवारिक दोस्त जो छोड़ते जा रहे थे, वो तो कोई बंगला देने की तो बात ही बड़ी दूर की है। उनके एक दोस्त, पारिवारिक दोस्त हुआ करते थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने अपना बंगला खाली किया और 1977 से लेके 1980 तक श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय और सबका परिवार उसी बंगले में, उसी फ्लैट में रहा। वो बहुत बड़ा बंगला नहीं था, छोटा था, लेकिन इन सभी का वहीं गुजारा करना पड़ा। जैसे 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई तो फिर उनको सरकारी आवास मिल गया। उसके बाद 1984 तक, जैसे उनकी डेथ से पहले तक, कांग्रेस परिवार के पास कोई ना कोई बंगला रहा। चाहे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री रही या नहीं रही, लेकिन उनको सरकारी बंगला किसी न किसी रूप में रहा। 84 के बाद जैसे ही राजीव गांधी को बना दिया गया प्रधानमंत्री, लेकिन वो 1989 में अपना इलेक्शन हार गए। हारने के बाद अब बंगला खाली तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस समय जो है वो, क्योंकि खुद एमपी थे, तो वो उन्होंने 1989 में इस जो 10 जनपद है वहां शिफ्ट करने का फैसला किया। तो तब से लेके अब तक दन जनपद वाला 10 जनपद जो है वो कांग्रेस पार्टी का, सारा कांग्रेस का एक पावर सेंटर, पावर केंद्र बना हुआ है। अब आप कहेंगे इसका कांग्रेस पार्टी से और इस लंबे चौड़े प्रकरण से क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक और समस्या थोड़े पीरियड में भी हुई है। क्योंकि प्रियंका गांधी को भी जो सिक्योरिटी के नाम पे बंगला दिया गया था और उसकी उनको एसपीजी जो सुरक्षा है वो भी दी गई थी। इसी तरह राहुल गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा और वो बंगला भी दिया गया था। लेकिन प्रियंका गांधी का जो एसपीजी सुरक्षा है वो इस सरकार ने आके हटा दी। हटाने के बाद जो है अब सिक्योरिटी के नाम पे बंगला था तो बंगला भी खाली करना पड़ा। अब जो प्रियंका गांधी हैं और किसी फ्लैट में रहती हैं, वो 2 फ्लैट उन्होंने कहीं किराए पे ले रखे हैं। एक में वो ऑफिस चलाती हैं और एक में अपना घर जो उन्होंने रखा है। इसी तरह से राहुल गांधी के साथ भी हुआ। उनके साथ तो बेचारों के साथ ज़्यादा ही कुछ हो गया, क्योंकि संसद सदस्यता भी चली गई और घर भी चला गया। अब वो भी जो श्रीमती शीला दीक्षित का पुराना घर हुआ करता था कोई निजामुद्दीन के पास, और वहाँ भी रहने चले गए। क्योंकि 10 जनपद को हम कांग्रेस का हेडक्वार्टर ही मान के चलते हैं, वहाँ ही पावर सेंटर है, पूरा का पूरा कांग्रेस वहीं से ऑपरेट होती रही, इतने दशकों से वहाँ से ऑपरेट हो रही है। 1991 से लेके 1998 तक सोनिया गांधी किसी पद पे नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको ये बंगला अनऑथराइज तरीके से मिला हुआ था। मिला नहीं, केला हुआ था। किसी ने
इसको छुड़ाने के लिए हिम्मत भी नहीं करे कि कोई इसके लिए बात भी कर सके। 1998 में भी वो कुछ नहीं थी, यूपीए की चेयरपर्सन, कांग्रेस की हेड बनी, प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद यूपीए की चेयरमैन बनी। वो तो उसके बाद जब वो इलेक्शन जीती 1999 में, और उसके बाद जो है उनको एक ऑथोराइजेशन बनती थी। लेकिन 1991 से लेके, जैसे ही राजीव गांधी जी की डेथ हुई, उससे लेके और 1999 तक वो अनऑथोराइज तरीके से ही उसी बंगले में रुकी रही। आप खुद इस बंगले का अहमियत समझ सकते हैं। अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि स्वास्थ्य के आधार पर सोनिया गांधी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो ये बंगला उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अगर पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। अभी हुआ क्या लेटेस्ट, 17 जुलाई को जैसे ही बेंगलुरु में मीटिंग हुई है INDIA की, उसमें सिद्धरामैया ने सोनिया जी को ऑफर कर दिया कि आप चाहें तो आप राज्यसभा से आ सकती हैं। राज्यसभा की 4 सीटें जो कर्नाटका है वहां से खाली हो रही हैं, 3 कांग्रेस की ऑलरेडी हैं, उसमें 1 बीजेपी की है। और जो अभी गणित है सारा कर्नाटक का असेंबली का, उसके हिसाब से अभी भी 1 बीजेपी को जाएगी और 3 कांग्रेस को जाएंगी। उसमें से सिद्धरामैया चाहते हैं 1 सीट जो है श्रीमती सोनिया गांधी वो वहां से ले लें। पहले तो एक बात ये कि उनको पता कैसे चला कि श्रीमती सोनिया गांधी से इलेक्शन नहीं लड़ रही। इसका मतलब उनको कहा गया कि आपको ये राज्यसभा की 1 सीट जो है सोनिया गांधी जी को देनी पड़ेगी। ये तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है। अब वो अगर राज्यसभा में जाती हैं तो वो सरकारी बंगले के लिए ऑथराइज हो जाएंगी, लेकिन 10 जो जनपद है वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे लगता है इसकी संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि इसका एक कारण है, जो 10 जनपद है वो लोकसभा के पूल का बंगला है, और जो लोकसभा का सांसद है वो उसी को मिलना चाहिए जब मिलेगा। हाँ, इस सरकार के ऊपर आगे निर्भर करता है कि वो अगर उनको देना चाहे तो दे सकती है, क्योंकि एक पार्लियामेंट का जो हाउसिंग बोर्ड है जो ऑथोराइज्ड है ये बंगले अलॉटमेंट करने के लिए, ये उसके हाथ में है कि वो देता है कि नहीं देता। इसका मतलब आने वाले समय में आप अगर सोनिया गांधी राज्यसभा के इलेक्शन लड़ें तो कोई उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अगर राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के बाद वो राज्यसभा की मेंबर बन भी जाती हैं और उनके जहां से ये 10 जनपद वाला जो बंगला है वो चले भी जाता है, जो उनका पावर सेंटर माना जाता है, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उसको इस पावर सेंटर को किसी तरीके से बरकरार रखना है। अगर राहुल और सोनिया प्रियंका अगर इलेक्शन लड़ते भी हैं, वो जीत भी जाते हैं, तो भी उनकी अलॉटमेंट में ये बंगला आएगा, तो सोनिया गांधी वहां कैसे रहेंगी? क्योंकि ये कह लें हमारे मिडिल स्टैंडर्ड के फैमिली के लोग थोड़ी हैं कि एक ही घर में सभी लोग रहेंगे। यहाँ तो प्रियंका अलग घर में रह रही है, राहुल अलग घर में रह रहे हैं और सोनिया जी अलग घर में रह रहे हैं, तो वो सोनिया जी के नाम पे तो बंगला नहीं हो सकता ना। सो मेरा मतलब कहने का ये है कि आने वाले समय में एक राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। पहला बदलाव हो चुका है सभी बंगले खाली कराने के बाद जो अनऑथराइज्ड थे। सो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।